अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई कट्टा खुल जाता है। मतलब कोई ना कोई मसला सर उठा लेता है और फिर सारी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। कभी यहाँ कमिश्नर साहब जो हैं वो इल्ज़ामात लगाते हैं, चट्टा साहब की बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे, कि जनाब इलेक्शन में रिगिंग हुई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आज उनका बयान भी आ गया और उन्होंने भले जिस भी कंडीशन में वो बयान दिया, हमें तो पिछली का भी नहीं पता कि वो किस कंडीशन में दिया है, लेकिन बहरहाल उनके दिफा करने वाले भी बेशुमार मौजूद हैं, उनकी मुखालफत करने वाले भी बेशुमार मौजूद हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये कट्टे रोज़ रोज़ खुलते हैं। ये कट्टा तो चलो जिसने भी बांधा सो बांधा और जैसे भी बांधा सो बांधा। आज एक नया कट्टा जो अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने खोला है, वो उससे काफ़ी जो है वो बात चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और बाकी हर जगह पर। और कोई इसको किसी तरह से ताबीर कर रहा है, कोई इसको किसी तरह से ताबीर कर रहा है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो आईएमएफ को एक ख़त लिखेंगे और उसमें ये डिमांड करेंगे कि जनाब आप जो धांधली हुई है इलेक्शन में, रिगिंग हुई है, तो जो आइंदा आपका लोन प्रोग्राम है या जो आइंदा लोन प्रोग्राम के लिए बातचीत करनी है, उसे भी आप लिंक करें कि पहले ऑडिट करवाओ इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, फिर अगर जो हल्के खोलेंगे उसमें कोई रिजल्ट अच्छे आते हैं हमारे हक में तो उसकी नोटिफिकेशन भी हो और फिर जो है वो मामलात आगे बढ़ें। मतलब समझ से बाहर है कि आप एक तरफ खुद जो है वो एक पब्लिक पोस्टिंग होती है आपकी कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट भी कह रहे हैं, अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से आपने मदद नहीं मांगनी, हमने खुद मुख्तार होना है, हमारी ये है वो है, इंटरनल अफेयर्स में कोई बंदा मुदाखलत ना करे, कोई मुल्क कोई इंस्टीट्यूशन मुदाखलत ना करे। और साथ ही आप जो आपके इंटरनल अफेयर्स हैं, जो आपके मुल्की मसाइल हैं, उनके हवाले से आप जो है वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से, बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब आप उस वक्त तक ये काम ना करें, फ़लाँ काम ना करें, चाहे उसमें मुल्क का ही नुकसान हो रहा हो। बज़ाहिर और किसी का नुकसान हो या ना हो, कम से कम ये तय है और तमाम इसके ऊपर एक्सपर्ट ले लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ ले लें या अपनी पीटीआई के लोग ले लें, वो भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जनाब अगर आईएमएफ प्रोग्राम अभी इस वक्त जो भी आइंदा उसकी होनी है निगोसिएशंस और एक तय होना है, अगर वो डिले होता है तो पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस इस हद तक ट्रिगर कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा माजी करीब में कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ था कि वहाँ दवाइयाँ नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया था। आज जितने लोगों से मैंने बात की उन्होंने यही जुमला बार बार दोहराया कि अगर इस वक्त पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। मतलब आप ये समझ लें कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम नहीं मिलता तो पाकिस्तान डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी कि दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे मौके पर कि जब आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेशुमार और चीज़ें चल रही हैं, आप जेल में हैं, आप एक अच्छा मैंडेट लेकर एक अच्छे पोजीशन पर आए हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भी आप उसको कह सकते हैं, उस मौके पर इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? जितने लोगों से मैंने बात की उसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट शामिल थे। उनका जो वन लाइनर था वो यही था कि इट्स अ डेंजरस डिसीजन। और ये पीटीआई के लॉयर्स की भी शायद एक उन्होंने कहा कि कल कम इल्मी है या उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया हुआ, कि जिसकी वजह से शायद खान साहब ने भी ये डिसीजन लिया हो, या खान साहब ने जो इसका रिवर्स सिनेरियो है कि इतना फोर्स किया हो कि जो आम तौर पर जिनको आप बड़ा सीनियर वॉइसेस कहते हैं पीटीआई के अंदर, वो भी वो लाइन लेने पर और वो बात कहने पर जो है वो मजबूर हैं कि जो उन्हें कहा गया है कि आपने ये ज़रूर कहना है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का बड़ा उनको कहते हैं कि जी बड़े सीनियर वॉइसेस में हैं, पीटीआई के अंदर बड़े काम हैं, बड़े कूल हैं, और उनकी तरफ से ये जब बयान आया कि जनाब आज खान साहब ने कहा है कि ये लेटर लिखना है और इन तमाम चीज़ों को लिंक कर दें आप, जो है टॉक्स को भी आईएमएफ की और जो उसके बाद लोन मिलना है उसको भी विद इलेक्शन प्रोब के जो रिगिंग प्रोब जो है उसके साथ आप लिंक करें। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो वर्ता हैरत में थे कि ये क्या डिमांड है और किस किस्म की डिमांड है कि जब आपका मुल्क जो है इतने सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। क्योंकि अगर आईएमएफ भी आपको अभी प्रोग्राम नहीं देता और वो आपसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो अभी आपने माजी करीब में देखा है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी ये कंडीशन थी कि पहले आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जब वो ओके करेंगे तो फिर हम आपकी कोई फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। तो आईएमएफ नहीं मिलेगा, फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे, कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आपको पैसे नहीं देगा। तो आप मुझे बताएंगे फिर अगर उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं करते हैं कुछ भी, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, आप समझते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है या और मामलात ख़राब हुए हैं, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि जिस तरह आप अपने ही मुल्क का जो है वो नुकसान सोचने बैठ जाएं और ये कोशिश करने लग जाएं कि यार मेरे हक में अगर एक चीज़ सही नहीं गई है तो बस मैं हर चीज़ को लेकर डूब जाऊंगा। जैगम साहब से मेरी बात हुई, जो बड़े रिनाउंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वो तमाम देखे हैं चार्टर जो आईएमएफ का है, उसके 123 पेजेस खंगाले हैं, उसमें कहीं पॉलिटिकल जो है ना वो चीज़ों का जिक्र नहीं है, ना ही उसमें कोई ये कंडीशन है कि जिस मुल्क में इलेक्शन सही होंगे, साफ होंगे, उसी को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो, गुड गवर्नेंस ना हो, आईएमएफ देखता है इन चीज़ों को और उसके बाद वो पैसे नहीं देता है। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये पता नहीं क्या कहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं चीज़ें और सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। ऐसी कोई कंडीशन उस चार्टर में नहीं लिखी हुई है आईएमएफ के। और
جو کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو 190 ممالک ہیں IMF کے پاس، اس میں ایسے بھی ممالک ہیں جن میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پاکستان سے بھی خراب الیکشن ہوتے ہیں، لیکن کہیں IMF یہ نہیں کہتا کہ جی پہلے یہ آپ الیکشن ٹھیک کریں، وہ فلانے حلقے کو کھولیں، فلانی دھاندلی کو ٹھیک کر کے لائیں تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ مطلب آپ پورے ملک کو کیوں اسٹیک پہ لگا رہے ہیں؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ جب سابق وزیر خزانہ PTI کے شوکت ترین صاحب ہیں، انہوں نے KP اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو بھی یہی کہا تھا کہ ابھی IMF کا پروگرام جب اس وقت آ رہا تھا تو آپ نے اپنا بجٹ جو ہے دونوں صوبوں کا سرپلس میں شو نہیں کرنا، کیونکہ ان کی یہ کنڈیشن تھی IMF کی کہ صوبوں کا بجٹ سرپلس میں ہوگا تو ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ نے کہہ دینا کہ جی سیلاب آئے ہیں تو وہ معاملات خراب ہیں، تو ایسے ہے تو ویسے ہے۔ تو یہ وہ ریکارڈنگز جب لیک ہوئی تھی اگست 2022 میں، تب یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ اس وقت بھی PTI کے لوگ کیا پلان کر رہے تھے۔ میں سب کو غلط نہیں کہتا ہوں، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کی کوئی چیز سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بہرحال ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے کتنے ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو پورے ملک پر آتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تو یقین جانیے کہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا دنیا میں۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ نے کٹے شٹے کھولنے ہیں، کوئی پولیٹیکل آپ نے پوائنٹ سکورنگ بھی کرنی ہے، کوئی بینیفٹ لینا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے، تھوڑا سا وائز طریقے سے، اور ماضی سے بھی کچھ سبق سیکھیے، کچھ اپنی جو بھی آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں اس سے بھی کچھ ازالہ کیجیے اپنی غلطیوں کا بھی، اور یہ سبق بھی سیکھیے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ جس سے پورے ملک کی جو ہے وہ مفادات کے اوپر آنچ آتی ہو۔ تو دیکھتے ہیں اس کے معاملے پر آگے کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں رخ اختیار کرتی ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔